नमस्कार। अध्यापिका जी चैनल पर आप सबका हार्दिक अभिनंदन। प्यारे विद्यार्थियों, पिछले वीडियो में हमने एक कहानी यह भी पाठ का स्पष्टीकरण किया था। आज के इस वीडियो में हम एक कहानी यह भी पाठ के कुछ प्रश्नों का वो अध्ययन करेंगे, ताकि इस पाठ की पुनः एक बार पुनरावृत्ति हो सके। ये प्रश्न अभ्यास के अलावा हैं। इन प्रश्नों के उत्तरों को जानकर आपको पाठ को पूरी तरह से समझने में काफी सहायता मिलेगी। तो चलिए पाठ के प्रश्नोत्तर करते हैं। ये पाठ मनु भंडारी के द्वारा लिखा हुआ है। यह पाठ किस विधा और किस शैली में लिखा गया है? उत्तर इसका सही होगा, यह पाठ आत्मकथ्य विधा और आत्मकथात्मक शैली में लिखा गया है। क्योंकि ये मनु भंडारी ने अपनी आत्मकथा लिखी है, इसलिए इसकी विधा आत्मकथ्य होगी और ये शैली जो होगी वो आत्मकथात्मक शैली होगी। अगला प्रश्न, अजमेर से पहले लेखिका का परिवार कहाँ रहता था तथा उनकी आर्थिक स्थिति कैसी थी? अजमेर से पहले लेखिका का परिवार इंदौर में रहता था। इंदौर में रहते हुए उनकी आर्थिक स्थिति अच्छी थी। नगर में लेखिका के पिताजी की बहुत प्रतिष्ठा थी और सभी उनका बहुत सम्मान करते थे। वह कांग्रेस के साथ साथ समाज सुधार के कार्यों से भी जुड़े हुए थे। आर्थिक स्थिति अच्छी होने के कारण वे बहुत दरिया दिल थे। दरिया दिल माने खुलकर खर्च करने वाले। अपनी दरिया दिली के कारण वे लोगों में प्रसिद्ध थे। अगला प्रश्न देखते हैं, घर की गिरती अर्थव्यवस्था ने पिताजी के व्यक्तित्व पर क्या प्रभाव डाला? घर की गिरती अर्थव्यवस्था ने पिताजी के व्यक्तित्व को एकदम बदल दिया था। इंदौर में पिताजी को एक बहुत बड़ा आर्थिक झटका लगा, जिसके कारण वह इंदौर से अजमेर आ गए। आर्थिक झटका मतलब धन की कमी होना। यहाँ पर उन्होंने अंग्रेजी हिंदी शब्दकोश तैयार किया। शब्दकोश ने पिता को यश तो बहुत दिया, परंतु धन नहीं प्राप्त हो सका। खराब होती आर्थिक स्थिति ने व्यक्तित्व के सकारात्मक पहलुओं को निचोड़ना शुरू कर दिया। नवाबी आदतें, अधूरी महत्वाकांक्षा और सदा से समाज में ऊंचा रहने के बाद आर्थिक तंगी ने उन्हें हाशिए पर लाकर खड़ा कर दिया था। हाशिया मतलब एकदम नीचे। एक समय था जब वो समाज में बहुत ऊंचा स्थान रखते थे, लेकिन जैसे ही आर्थिक तंगी उनको हुई, उनको उनका मान सम्मान सब कुछ वो कम होने लगा। इसके कारण उनमें अहम और क्रोध बढ़ गया था तथा वह शक्की स्वभाव के भी हो गए थे। अगला प्रश्न देखते हैं, लेखिका के पिता शक्की स्वभाव के कैसे हो गए थे? लेखिका के पिता किसी पर भी आंख मूंद कर विश्वास कर लेते थे, लेकिन इंदौर में किसी अपने ने ही उनके साथ विश्वासघात किया था, इसलिए उनका स्वभाव शक्की हो गया था। लेखिका के पिता की कुछ विशेषताएं लिखिए। लेखिका के पिता समाज सुधारक थे तथा राजनीति में रुचि रखते थे। वे कोमल तथा संवेदनशील थे। यश कामना और गोरा रंग उनकी कमजोरी थी। शिक्षा के समर्थक थे। वे क्रोधी तथा अहमवादी थे। पाठ के आधार पर लेखिका के पिताजी के सकारात्मक गुणों का उल्लेख कीजिए। सकारात्मक माने जो अच्छे गुण हैं, जिनको कि अपनाया जा सकता है। उनके सकारात्मक गुण थे, लेखिका के पिता अजमेर आने से पहले आर्थिक रूप से खुशहाल थे। वे जरूरतमंदों की आवश्यकता अनुसार मदद भी करते थे। वे एक दरिया दिल इंसान थे। किसी के भी दुख से द्रवित हो जाते थे। द्रवित माने पिघल जाते थे। कोई भी दुख, किसी भी व्यक्ति को वो दुखी देखते थे तो उसके दुख को दूर करने का प्रयास करते थे। इस प्रकार उनमें संवेदनशीलता भी विद्यमान थी। अतः हृदय की कोमलता,
संवेदनशीलता, दरियादिली जैसे सकारात्मक गुण उनमें थे। अगला प्रश्न देखते हैं। पाठ के आधार पर लेखिका के पिताजी के नकारात्मक गुणों का उल्लेख कीजिए। पिताजी में जो नकारात्मक गुण थे वो इस प्रकार से थे। खराब आर्थिक स्थिति के कारण लेखिका के पिता में नकारात्मक गुणों का समावेश हो गया था। सभी पर आंख मूंदकर विश्वास करने के उपरांत अपने ही लोगों द्वारा विश्वासघात किए जाने से उन्हें आघात पहुंचा और वे शक्की बन गए। वे छोटी छोटी बातों पर क्रोध करते थे, अतः क्रोधी, अविश्वासी और शक्की स्वभाव उनके नकारात्मक गुणों को दर्शाता है। अगला प्रश्न, लेखिका के पिताजी के व्यक्तित्व के सकारात्मक पहलू किस प्रकार से समाप्त होने लगे थे? पिताजी के साथ अपने ही लोगों ने विश्वासघात किया था और उनकी आर्थिक स्थिति बहुत खराब हो गई थी। इसके कारण उनके अंदर कुंठा ने जन्म ले लिया था। यही कारण था कि पिताजी के सकारात्मक गुण समाप्त होने लगे थे। लेखिका के पिता किस तरह के अंतर विरोधों के बीच जीते थे? अंतर विरोध माने उनके जो विचार थे वो विरोधी विचार अपने अंदर रखते थे। तो हम कैसे बता सकते हैं कि लेखिका के जो पिताजी हैं उनके जो विचार थे वो विरोधी विचारधारा को रखते थे? उत्तर देखते हैं। लेखिका के पिता अत्यंत महत्वाकांक्षी थे। महत्वाकांक्षी माने उनकी इच्छाएं जो हैं वो बहुत ऊंची इच्छाएं थी। लेखिका के अनुसार उनके पिता एक तरफ तो समाज में विशिष्ट बनना और बनाना चाहते थे, दूसरी तरफ अपनी सामाजिक छवि के प्रति भी जागरूक थे। मतलब उनका ये मानना था कि व्यक्ति को समाज में कुछ विशिष्ट बनकर जीना चाहिए, लेकिन इसके साथ साथ वो ये भी चाहते थे कि समाज में जो है वो छवि खराब ना हो। लेकिन उन्हें शायद यह नहीं पता था कि इन दोनों रास्तों पर एक साथ चलना संभव ही नहीं है। इन दोनों का तो रास्ता ही टकराहट का है। अगला प्रश्न, पिताजी ने अपने बच्चों को अपनी आर्थिक विवशताओं का भागीदार क्यों नहीं बनाया? पिताजी ने अपने बच्चों को अपनी आर्थिक विवशताओं का भागीदार नहीं बनाया क्योंकि उनकी आर्थिक स्थिति खराब हो गई थी और उनका अहम बढ़ता चला जा रहा था। यही कारण था कि उन्होंने अपनी आर्थिक परेशानियों की चर्चा अपने बच्चों से नहीं की। पहली बार लेखिका के पिताजी का ध्यान लेखिका की ओर कब केंद्रित हुआ तथा ध्यान केंद्रित होने पर उन्होंने लेखिका को क्या निर्देश दिए? जब लेखिका की बड़ी बहन सुशीला का विवाह हो गया और दोनों भाई पढ़ाई के लिए बाहर चले गए, तब उनके पिता का ध्यान लेखिका की ओर पहली बार केंद्रित हुआ। मतलब अब तक लेखिका के पिता जो हैं वो लेखिका की उपेक्षा करते थे, उनकी तरफ ध्यान ही नहीं देते थे। लेकिन जब घर से सभी लोग चले गए और केवल अकेली लेखिका रह गई, तब पिताजी ने लेखिका की तरफ ध्यान देना शुरू किया। उन्होंने लेखिका को रसोई घर से दूर ही रहने का निर्देश दिया। वे रसोई घर को भटियार खाना कहते थे। उन्होंने लेखिका को देश की राजनीतिक गतिविधियों को जानने और समझने के लिए भी घर में होने वाली राजनीतिक बैठकों में बैठने का निर्देश दिया। लेखिका के पिताजी ने उनकी आजादी की सीमा कहां तक निर्धारित की थी? लेखिका मनु भंडारी के पिताजी ने उनकी आजादी की सीमा घर तक ही निर्धारित की हुई थी। वे यह तो चाहते थे कि लेखिका घर पर रहकर देश में घट रही राजनीतिक घटनाओं और गतिविधियों को जाने और समझें, परंतु वे ये बिल्कुल नहीं चाहते थे कि लेखिका घर से बाहर निकलकर उन गतिविधियों में सक्रियता पूर्वक भाग ले। क्या लेखिका के पिता द्वारा दी गई अनुमति को स्वीकार किया? मतलब पिता ने जो निर्देश दिया था कि घर से बाहर मत निकलो, क्या लेखिका ने उस अनुमति को स्वीकार किया था? तो उत्तर है नहीं। लेखिका के पिता द्वारा दी गई अनुमति को उन्होंने बिल्कुल भी स्वीकार नहीं किया। लेखिका घर के उस दायरे तक ही सीमित नहीं रही,
उन्होंने घर की चार दीवारी से बाहर निकलकर राजनीति में सक्रिय भागीदारी की। लेखिका की मां की कुछ विशेषताएं लिखिए। लेखिका की मां की कुछ विशेषताएं इस प्रकार हैं। वे अनपढ़ थीं, उनमें त्याग और सहनशीलता बहुत अधिक थी। वे अपने पति की हर आज्ञा को मानने के लिए तैयार रहती थीं। बच्चों की हर जिद को पूरा करना अपना कर्तव्य समझती थीं। लेखिका की मां लेखिका के लिए आदर्श क्यों नहीं बन सकी? लेखिका की मां ने कभी अन्याय का विरोध नहीं किया। वे अपने पति के अत्याचारों को अपना भाग्य मानकर स्वीकार करती रही। मतलब पिता जो उन पर डांटते थे, क्रोध करते थे, तो मां ये मानती थी कि ये ठीक कर रहे हैं, ये मेरे भाग्य में यही लिखा है, इसलिए वो कभी भी उसका विरोध नहीं करती थी और चुपचाप उनकी हर आज्ञा को, उनके हर क्रोध को स्वीकार करती रहती थी। यही कारण था कि लेखिका अपनी मां जैसा नहीं बनना चाहती थी। उनका मानना था कि हमें अत्याचार को चुपचाप सहते नहीं रहना चाहिए, बल्कि उसका विरोध करना चाहिए। रगों में लहू की जगह लावा बहने का क्या आशय है? रगों में लहू की जगह लावा बहने से आशय है कि व्यक्ति के अंदर किसी कार्य को करने के लिए बहुत अधिक जोश आ जाना। लहू माने खून, तो हमारा जो नसों में खून बहता है, खून की जगह लावा बहने लगा। इससे लेखिका क्या बताना चाहती हैं? हमारे आपके घर की लड़कियों को शोभा देता है यह सब। लेखिका के पिता के मित्र का यह वाक्य महिलाओं के प्रति समाज के कुछ लोगों की किस मानसिकता की ओर संकेत करता है? मतलब लेखिका के पिता के जो मित्र थे, उन्हें लेखिका का ऐसे बाहर निकलकर सड़कों पर घूमना, नारे लगाना बिल्कुल अच्छा नहीं लगा था। तो उन्होंने पिताजी से आकर यही कहा था कि आपके घर की लड़कियों को ये क्या शोभा देता है कि वो सब ऐसे घर से बाहर निकलकर लड़कों के साथ घूमे। इस वाक्य से हमें समाज की किस मानसिकता का पता चलता है? इस वाक्य के द्वारा महिलाओं के प्रति समाज के कुछ लोगों की संकीर्ण मानसिकता की ओर संकेत किया गया है, जिसके अनुसार महिलाओं को घर में ही रहना चाहिए और सार्वजनिक रूप से होने वाले कार्यक्रमों में भाग नहीं लेना चाहिए, क्योंकि उनकी दृष्टि में ऐसा करने से परिवार की मान मर्यादा तथा प्रतिष्ठा कम हो जाती है। लेखिका के परिवार में लड़कियों की शादी कब करवा दी जाती थी? लेखिका के परिवार में जब लड़की 16 वर्ष की हो जाए और मैट्रिक पास कर ले, तब उसे विवाह के योग समझ लिया जाता था और उसकी शादी करवा दी जाती थी। लेखिका और उनकी बहन सुशीला में क्या अंतर था? लेखिका की विशेषताएं इस प्रकार थी कि लेखिका दुबली पतली और मरियल सी थी, वह काली थी, उन्होंने उच्च शिक्षा प्राप्त की थी। लेकिन लेखिका की बहन जो सुशीला थी, वह स्वस्थ और हंसमुख थी, वह गोरी थी, वह केवल मैट्रिक पास थी। लेखिका ने बचपन में कौन कौन से खेल खेले? लेखिका ने बचपन में निम्नलिखित खेल खेले: लंगड़ी टांग, पकड़म पकड़ाई, काली टीलो, पतंग उड़ाना, गुड्डे गुड़ियों का खेल और सतोलिया। डॉक्टर अंबालाल जी कौन थे? वे किस कारण से लेखिका के घर आए थे? डॉक्टर अंबालाल जी अजमेर के प्रतिष्ठित और सम्मानित व्यक्ति थे और लेखिका के पिता के अच्छे मित्र भी थे। वे लेखिका के घर उनके भाषण की तारीफ और उन्हें बधाई देने के लिए आए थे। शीला अग्रवाल कौन थी? उनका लेखिका के जीवन पर क्या प्रभाव पड़ा? शीला अग्रवाल हिंदी की प्राध्यापिका थी। उनका लेखिका के जीवन पर निम्नलिखित प्रभाव पड़ा। उनके कारण ही लेखिका में साहित्य के प्रति रुचि उत्पन्न हुई। राजनीति में सक्रिय भागीदारी के लिए भी लेखिका को उन्होंने ही प्रेरित किया था। अगला प्रश्न देखते हैं। लेखिका द्वारा पढ़े गए उपन्यासों की सूची बनाइए। मतलब लेखिका ने कौन कौन से उपन्यास पढ़े थे जिनका वर्णन इस पाठ में किया गया है? लेखिका ने पढ़े थे सुनीता, जो कि
जैनेन्द्र के द्वारा रचित था। शेखर एक जीवनी, जिसके लेखक अज्ञेय जी थे। त्यागपत्र, इसके लेखक भी जैनेन्द्र जी थे। चित्रलेखा, इसके लेखक भगवती चरण वर्मा थे। एक कहानी यह भी पाठ हमें क्या संदेश देता है? यह पाठ हमें निम्नलिखित संदेश देता है। योग्यता महत्वपूर्ण होती है, बाहरी सौंदर्य नहीं। हमें छोटे बच्चों के प्रति अपने व्यवहार को संयमित रखना चाहिए, क्योंकि उसका प्रभाव हमेशा के लिए बच्चों के व्यक्तित्व का एक अभिन्न अंग बन जाता है। जैसे लेखिका के पिता बचपन से ही लेखिका की उपेक्षा करते थे, उनको उनकी बहन की अपेक्षा कम आंकते थे, तो लेखिका के मन में हीन भावना जो है वो जन्म लेने लगी थी। इसलिए हमें बच्चों के प्रति कभी भी उपेक्षापूर्ण व्यवहार नहीं करना चाहिए। लड़कियों की क्षमताओं को कम नहीं आंकना चाहिए। दृढ़ इच्छा शक्ति होने पर ही लक्ष्य को प्राप्त किया जा सकता है। अगस्त 1947 में लेखिका को कौन कौन सी खुशियां प्राप्त हुई? अगस्त 1947 में लेखिका को निम्नलिखित खुशियां प्राप्त हुई। कॉलेज प्रशासन को कॉलेज में 3rd ईयर की कक्षाएं शुरू करनी पड़ी और लेखिका कॉलेज में प्रवेश ले सकी। दूसरी जो खुशी मिली वो ये थी कि सभी भारतवासियों की चिर प्रतीक्षित खुशी, भारत की स्वतंत्रता, अगस्त 1947 में ही प्राप्त हुई थी। इस प्रकार से इस पाठ के प्रश्नोत्तर यहाँ पर समाप्त होते हैं। आशा है आपको सभी प्रश्नोत्तर स्पष्ट हो गए होंगे और आपको यह पाठ पूरी तरह से समझ में आ गया होगा। अगले विषयों के साथ अगले वीडियो में मैं पुनः आप सबके सामने उपस्थित होंगी। तब तक के लिए धन्यवाद।